आगे बढ़ते हैं 2025 के मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि 2025 के लिए गुरमीत किन थीम्स पर फोकस कर रहे हैं। गुरमीत, गुड मॉर्निंग। आपने भी आज सुबह वही रिस्क लिया जो मैंने लिया था। वो क्रिकेट मैच पर वो जो पोस्ट डाला, आई एम श्योर वो पीआर एजेंसीज पूरी आ गई होंगी उसके रिस्पॉन्स में। कुछ है क्या अब तक कुछ जब आपकी अपने मार्केट पे फोकस करो, क्यों क्रिकेट में आ रहे हो? नहीं आते हैं अब अनुज। और पर ठीक है, हम भारतीय क्रिकेट के फैन हैं, हम किसी इंडिविजुअल के बिल्कुल। फैन नहीं है। और हाँ। ब्रॉडर इंटरेस्ट के लिए जो लगता है, और कई बार पैशन में हम दिख भी देते हैं। शायद हमारी नॉलेज उतनी नहीं होगी और फील्ड पे खेलना एक अलग बात है, बट ये यही क्रिकेट का एक है। जब हम तारीफ भी करते हैं अनुज, जब अच्छा जाता बिल्कुल। है तो ये अर्निंग्स की तरह है। अच्छे आएंगे तो तारीफ करेंगे स्टॉक्स की, खराब परफॉर्मेंस होगा तो क्रिटिसाइज करेंगे। बिल्कुल, देखिए इस देश में 100 करोड़ क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो खैर एनीवे, अब हमारे ब्रेड एंड बटर पर आते हैं। मार्केट्स, गुरमीत, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है पिछले कुछ दिनों में। आप कह सकते हैं कि शायद वॉल्यूम कम है, एफआई छुट्टी पर हैं, इसका एक इम्पैक्ट आ रहा हो। लेकिन अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी यहाँ से, और 2025 में हम कदम रखने जा रहे हैं। 2024 ठीक ठाक साल रहा, लास्ट क्वार्टर काफ़ी ख़राब था, लेकिन उसके बावजूद इंडेक्स पर करीब करीब 10% के रिटर्न्स आए, और कुछ सेक्टर्स ने तो 30 से 40% के रिटर्न्स भी दिए। तो 2025 को आप कैसे देख रहे हैं? अनुज, 2025 मुझे ऐसा लगता है 2 हाफ्स में रहेगा। पहला हाफ थोड़ा-सा वोलेटाइल रहने की उम्मीद है, और मैं पहले हाफ से फर्स्ट 6 मंथ नहीं बोल रहा हूँ, शुरू के 2-3 महीने बोल रहा हूँ। और सेकंड हाफ मुझे ऐसा लगता है थोड़ा-सा बेटर रहेगा। उसके 2 कारण हैं। आप देखिए, अभी यूएस एक जो बड़ा कारण रहा, डॉलर इंडेक्स पिछले 3 महीने में 7% जंप किया है। और ट्रम्प का इलेक्शन उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है, और जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी रही है। उसके अलावा बॉन्ड यील्ड भी हार्डन हुई है। प्लस यूएस में 600-700 बिलियन डॉलर के इन्फ्लोज आए, वर्ल्ड ओवर आउटफ्लोज हुए, यूएस में इन्फ्लोज आए। लेकिन अगर पिछला हफ्ता देखेंगे तो यूएस इक्विटी मार्केट से 35 बिलियन के आउटफ्लो शुरू हो गए, क्योंकि अब वहां भी मार्केट, यूएस का मार्केट कैप 70% से ऊपर है वर्ल्ड मार्केट कैप का, जो मुझे लगता है सस्टेनेबल नहीं है। वहां पे स्टैगफ्लेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन वापस से बढ़ रही है, ग्रोथ उतना तेजी से आ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रियलिटी चेक, मीन रिवर्जन यूएस मार्केट्स में होगा। वो होते होते थोड़ा समय लगेगा। ट्रम्प साहब चार्ज लेंगे 20 तारीख को। हमारे यहाँ अपना बजट है, उसके साथ आरबीआई पॉलिसी है फरवरी में। तो मेरा ये मानना है कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च एक्यूमुलेशन वाले मंथ्स रखने चाहिए। जो अच्छे आइडियाज़ पे आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है, उस पे आप इन्वेस्ट करिए, और स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करिए। सेकंड हाफ ऑफ द ईयर मुझे ऐसा लगता है, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि अप्रैल ऑनवर्ड्स, या हो सकता है मार्च ऑनवर्ड भी, अगर बजट और पॉलिसी अच्छा हुई, बेहतर हो सकता है। तो थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी आपको लेना पड़ेगा, और थोड़ा-सा मैं हमेशा बोलता आया हूँ, जो पिछले 2-3 साल बीटा ईयर रहे हैं, वो वैसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी रिटर्न बढ़ाने के लिए, और लेवल 2, लेवल 3 जाना पड़ेगा, सॉलिड रिसर्च करनी पड़ेगी पैसा बनाने की। सॉलिड रिसर्च करनी पड़ेगी पैसा बनाने के लिए। आज का टॉप गेनर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये रिन्यूएबल्स, आप सब इसमें एंट्री कर रहे हैं। इस स्पेस में आपका फोकस क्या होगा, टॉपिक्स क्या होंगी यहाँ पर? तो अनुज, हम इसको 2 तरीके से प्ले कर रहे हैं। एक तो जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन। जनरेशन में हमारे पास टाटा पावर है, थोड़ा बहुत एक्सपोज़र हमारे पास एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन में भी था। उसके अलावा हम और भी, जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, उसको भी हमारी हमारी रेफरेंस लिस्ट में है, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वहाँ पे। और उसके बाद हमारा जो बड़ा फ़ोकस है, जहाँ हमने थोड़ा पोर्टफ़ोलियो ज़्यादा बड़ा बनाया है, वो ट्रांसमिशन स्पेस पे बनाया है। उसमें हमारे पास पावर ग्रिड है। हमने कुछ स्पेशलिस्ट ट्रांसफॉर्मर कंपनीज भी ऐड करी हैं, जो लोकोमोटिव्स को पावर करती हैं, खाली सिर्फ एनर्जी फोकस नहीं है, जैसे हिंद रेक्टिफायर है। केबल्स एंड वायर्स में हमारे पास पॉलीकैब और केआई इंडस्ट्रीज रहा है पोर्टफोलियोज में। और हम लेवल 2, लेवल 3 जाके देख रहे हैं कि हमें कुछ और कंपनीज अगर ट्रांसमिशन स्पेस में मिलती है, तो हम उसमें एक्सपोजर लेना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी थीम है जनरेशन। और आप देखिए, अभी एमएनएम ने एक सब्सिडरी फ्लोट करी है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। हर बहुत कैपेक्स हुआ है। इंडिया के जो भी बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, सबका क्लीन एनर्जी का अगर आप कैपेक्स देखें पिछले 2-3 साल का, तो ये सबसे बड़ा कैपेक्स है शायद कई सालों में। तो ऑब्वियसली अगर अगर उनको अपॉर्च्युनिटी दिख रही है, तो अपॉर्च्युनिटी काफ़ी बड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे रिलायंस एज़ एन एनर्जी प्ले, मुझे लगता है बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। और हमने देखा है रिलायंस का, जब भी एक अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड आता है, और जब उसमें वैल्यू अनलॉकिंग होती है, पहले जब कैपेक्स करते हैं तो अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वैल्यू अनलॉकिंग करते हैं तो रिटर्न बहुत लंपी आता है। मुझे लगता है वो भी हम एक लार्ज कैप में एक और पोजीशन इसमें ऐड करना चाहेंगे। ओके गुरमीत, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। गुरमीत, बाजार ने
एक अपने आप को इस वोलेटिलिटी में, अनिश्चितता में फार्मा की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया है। तो फार्मा कुछ समय के लिए डोमिनेट करे इस आई थिंक फेज में, इस बात के चांसेस कितने लग रहे हैं आपको, और आपके पसंदीदा फार्मा क्या है इस वक्त? तो वीर जी, आपको याद होगा हमने फार्मा को 2-3 भाग में पोर्टफोलियो में प्ले करने की बात करी थी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ फार्मा बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड है इंडेक्स में। सिर्फ 5% वेटेज है, कि 10, 12, 13% होना चाहिए अगर आपका लंबा व्यू है मार्केट्स पे। तो एक तो ब्रांडेड फार्मा जिसे हम कहते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है, जो जो एफएमसीजी की तरह सेल होता है। उसमें हमने मैनकाइंड फार्मा ऐड किया था। जब उन्होंने एक्विजिशन किया था, स्टॉक नीचे आया था, 2000 लेवल को टेस्ट किया था। जब उन्होंने सीरम को एक्वायर किया था, अभी स्टॉक ने नया हाई बनाया पिछले हफ्ते और बहुत अच्छा कर रहा है। कंज्यूमर हेल्थ बहुत अच्छा कर रहा है, वुमेन फर्टिलिटी पे फोकस है एक्विजिशन के बाद, और कंसिस्टेंटली वो लैडर क्लाइंब अप कर रहे हैं, जो आईपीएम डेटा अगर आप देखेंगे। सीडीएमओ में हमारे हमारे पास न्यूलैंड और लॉरस लैब्स है। न्यूलैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लॉरस में अब थोड़ा-सा मुझे लगता है ट्रैक्शन देखने को मिला है। मुझे लगता है अगला 2 क्वार्टर लॉरस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फेज़ 3 में हैं। लगभग 17 मॉलिक्यूल्स हैं फेज़ 3 में, तो सक्सेस रेट बढ़ जाता है और ये बिज़नेस लंपी है। तीसरा हमने एक छोटी कंपनी अभी रिसर्च करना शुरू करी है, ब्लिस जीवीएस फार्मा। ये 250 के आसपास ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस हैं इनके। ये एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल, एंटी मलेरियल, और एंटी इन्फ्लेमेटरी सेगमेंट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये सपोजिटरीज बनाती है। सपोजिटरीज और पेसिवीज क्या होता है, अगर आप मेडिसिन स्वॉलो नहीं कर सकते हैं तो आपकी बॉडी में इंसर्ट की जाती है। तो ये एक स्पेशलिस्ट प्ले है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। इस पे हमारी थोड़ी-सी हमने अभी-अभी थोड़ा बहुत इस पे रिसर्च और एक्सपोज़र लेना शुरू किया है। और हम देख रहे हैं हॉस्पिटल स्पेस में नारायण हृदयालय को, कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे ही प्रधानमंत्री की योजना जो 10 लाख की है सीनियर सिटीज़न की, वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट होगी अगले 6 महीने, 12 महीने में, तो हॉस्पिटल एक बहुत अच्छा प्ले हो सकता है, और नारायणा सबसे रीज़नेबल वैल्यू है। ओके, अच्छा गुरमीत जी, आई थिंक थोड़ा बाजार हतोत्साहित, जिसे कहते हैं डिमोरलाइज्ड है केपेक्स की फिगर्स को देखने के बाद और कमेंट्रीज के बाद। कैपिटल गुड्स में शार्प डैमेज है, प्राइस डैमेज। आई मीन, चाहे वो एल हो, चाहे वो सिमेंस हो, कमेंस हो, एबीबी हो। आ, अभी आप लोग इस डिप को कंसिडर कर रहे हैं टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म, या फिर अभी अवॉइड कर रहे हैं, आपको लगता है कि भी पेन और है? वैल्यूएशंस आए हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा पेन हो रहा है, हो सकता है थोड़ा और टाइम करेक्शन देखने को मिले, बट ऑर्डर विन्स होती जा रही हैं। तो और वीरू जी, आप देखिए क्या मूवमेंट आया है पिछले 2 साल में। आप एल&टी की बात करिए, उसका प्राइस मूवमेंट देखिए क्या रहा है पिछले 2 साल में। सीमेंस को देखिए, एबीबी को देखिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, जहाँ पे वैल्यूएशंस रीज़नेबल हैं और जहाँ पे ऑर्डर विन्स का मोमेंटम अच्छा है। तो मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स का एक सब सेगमेंट डिफेंस है, और उसमें डिफेंस टेक है। स्पेशली जो, अगर आप देखिए, अब एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स उतने नहीं हो रहे हैं, लेकिन ड्रोन्स के ऑर्डर ज़्यादा हो। एक एयरक्राफ्ट 550 करोड़ का आता है, लेकिन ड्रोन आप कपल ऑफ करोड़ में बना सकते हैं, प्लस मैन पावर लॉस के चांसेस नहीं है। ड्रोन आप अपने बेस स्टेशन पे बैठे फायर कर सकते हैं, रॉकेट्स हैं। तो आपको थोड़ा-सा, जैसे मैंने बोला शो के शुरू में, आपको लेवल 2 जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ वैल्यूएशंस रीज़नेबल है और मोमेंटम और ग्रोथ अच्छा है। तो ये वो साल है जब अगर आप ओवरपे करेंगे, या आप सिर्फ इस होप पे करेंगे स्टॉक गिर गया है, वैल्यू अच्छा है, तो मैं वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग कर लूँ, वो नहीं चलने वाला है। आपको एक वैल्यूएशन रीज़नेबल ग्रोथ पे वाला कॉन्सेप्ट को 2025 में प्ले करना पड़ेगा। मीनवाइल ऋषभ पंत से रहा नहीं गया, पार्ट टाइमर को आउट छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया। खैर कोई नहीं, 33 ओवर बचे हैं अभी, शायद ड्रॉ हो जाए मैच गुरमीत। लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। आपका ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक पॉली कैब, और अब तो बाकी स्टॉक्स ने भी अच्छा शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू किया। केईआई देखिए आप किस तरीके के मूव्स दिखा रहा है ऑफ लेट। ये स्पेस 2025 में भी क्या ऐसे रिटर्न्स जनरेट कर सकती है? अगर जिनके पास है उनके लिए तो चलिए ठीक है, बने रहें, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए क्या भी होगा? तो मेरा व्यू है कि इंक्रीमेंटल शायद ऐड करना नहीं बनता है इन वैल्यूएशंस पे। आप जो है होल्ड करिए, आई थिंक स्टेडी रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला, वैल्यूएशंस चाहे केआई हो, पॉलीकैब हो, या और भी जो मेजर है, वो मुझे लगता है जो बाकी, अगर आप होम इम्प्रूवमेंट थीम पे आए, हालांकि पॉलीकैब इंफ्रा, हाउसिंग, होम इम्प्रूवमेंट तीनों पे प्ले है। अगर आप होम इम्प्रूवमेंट पे आए तो थोड़ा सा जो वुमेन सेंट्रिक प्लेज है, किचन अप्लायंसेस, कुकवेयर, वो मुझे ज्यादा एक्साइटिंग लगती है। हमने भी स्टोवक्राफ्ट
पोर्टफोलियो में पीछे ऐड किया था। सॉफ्ट ने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है, उन्होंने मार्जिन गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज किया है, किचन अप्लायंसेस में मार्केट लीडर है। वॉलमार्ट को तो सप्लाई करते ही थे किचन अप्लायंसेस और कुकिंग वेयर, अभी IKEA ने भी उनको अप्रूव किया है। तो मल्टीपल ग्रोथ लीवर्स हैं, वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है स्टोवक्राफ्ट के, वो आप देख सकते हैं। और भी जो थोड़े होम इम्प्रूवमेंट प्लेस हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, चाहे वो टाइल मेकर्स हैं, चाहे वो ओवरऑल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है, वहाँ पे फोकस मुझे लगता है ज़्यादा करेंगे तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड। बिल्कुल। अच्छा, एक और स्पेस जो जिसने इस साल काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, वो थे रियल एस्टेट। क्या ग्राउंड पर भी प्राइसेस काफ़ी इम्प्रूव हुए और स्टॉक प्राइसेस भी काफ़ी इम्प्रूव हुए? यहाँ पर क्या व्यू होगा? अनुज, आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ भी रन अप अच्छा हुआ है। जैसे DLF है, उन्होंने अभी लास्ट क्वार्टर जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो हम 100 करोड़ के अपार्टमेंट लॉन्च किए उन्होंने, जो जो कैमिलियस के फर्दर एक्सटेंशन है, तो काफ़ी अच्छी बुकिंग आई है। तो प्री बुकिंग नंबर हो सकता है 10-12 हज़ार करोड़ हो, जो इस क्वार्टरली अपडेट में शायद देखने को मिलेगा। रीट आ रहा है, वो अपने अपना साइबर हब जो है उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो आपको थोड़े ग्रोथ लीवर्स देखने पड़ेंगे। एक तो लग्जरी अच्छा कर रहा है, मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल अभी भी उतना उतना अच्छा नहीं कर रहा है। तो आपको ज्योग्राफी वाइज़ थोड़ा-सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। तो और मैं बिलीव करता हूँ कि रियल एस्टेट में थोड़ा आपको टैक्टिकल होना चाहिए। स्ट्रक्चरल होके क्योंकि आप लंपी परफॉर्मेंस आता है और फिर कुछ नहीं होता है कई साल तक। तो हम पोर्टफोलियो में BLF को रेडार में रखा हुआ है हमने। कुछ साउथ बेस्ड डेवलपर्स को, जैसे ब्रिगेड है, प्रेस्टीज है, वो हमारे पोर्टफोलियो में। अच्छा गुरमीत, एक स्टॉक और जिस पे मैं आपकी राय चाहूँगा, और नए बदले सर्कमस्टेंसेस में और हमारी जो परचेजिंग बिहेवियर है उसके बदलने के बाद इस पे खासा इम्पैक्ट है। मेरे ख्याल से एवेन्यू सुपरमार्ट की बात अगर मैं करूं तो ये इसके करियर का सबसे बड़ा एक प्राइस डैमेजिंग क्वार्टर रहा। मतलब 5500 रुपये का स्टॉक आज 3500 रुपये, 2000 रुपये उड़ गया। ये क्विक कॉमर्स ने वाकई क्या प्राइस मतलब डैमेज किया है? और अब ये हमारी अगर बाइंग बिहेवियर में पैरिटी आ रही है, मतलब इस प्रकार की टेंडेंसी है, तो क्या इससे प्राइस डैमेज होगा, वो अर्निंग से विजिबल होगा इस बार? मुझे लगता है प्राइस डैमेज शायद और ना हो, फिर उनको अपना थोड़ा मॉडल जो ब्रिक एंड मोर्टार है उसको हाइब्रिड करना पड़ेगा। और वैल्यूएशन उनका मॉडल था, वो स्टोर, ज्यादातर स्टोर एवेन्यू खुद ओन करता है, जो कि कॉस्ट हेवी मॉडल है। और अगर आप ब्लिंकिट देखें तो इनके डार्क स्टोर्स होते हैं, हिडन स्टोर होते हैं। हिडन स्टोर का मतलब क्या है? आपको दिखेगा नहीं स्टोर है, आपके ऑर्डर पैटर्न के हिसाब से प्री पैक्ड चीजें पड़ी होती हैं। और आप उस तभी वो 15-20 मिनट में आपके घर पे डिलीवर हो सकता है, क्योंकि आप फ्रेश ऑर्डर देके कोलेट करके तो नहीं कर सकते उसको डिलीवर। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, प्लस कन्वीनियंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मेट्रोस में पार्किंग इश्यूज हैं, ट्रैवल इश्यूज हैं, आप उतना टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते हैं आप ग्रोसरीज पे और डेली नीड्स पे। तो मुझे लगता है कि मॉडल चेंज करना पड़ेगा टाइम के साथ। और ये यूएस में हुआ है, ये हमारे यहाँ भी हुआ है। यूएस में ऑनलाइन कंजम्पशन 5 से 33% हो गया पिछले 15 साल में। हमारे यहाँ अभी 5.5% है। तो ये बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होगा। और इसलिए आप देखिए सब लोग फंड रेज़ भी कर रहे हैं। बिग बास्केट ने भी पैसा रेज़ किया, जो टाटा ओन्ड है। अमेज़न घुस गया है क्विक कॉमर्स में। तो मुझे लगता है ये रियलिटी है। और इसमें जो शुरू में लीड ले जाता है और एक बार 50% से ऊपर मार्केट शेयर कर लेता है, वो फिर काफ़ी डोमिनेट करता है। तो हमारे पोर्टफोलियो में ज़ोमैटो है और स्विगी हमने थोड़ा-सा प्री-आईपीओ किया था, तो हम थोड़ा लकी रहे अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए। तो ये दोनों के थ्रू हम प्ले कर रहे हैं। और इस स्पेस को थोड़ा और क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करेंगे। और इसमें आप देखिए, आपको थोड़ा-सा और एक लग्ज़री प्ले आप देखिए, एयरपोर्ट एक ऐसा स्पेस है जिसका जो अब खाली ट्रैवल वेन्यू नहीं रह गया है, शहर से दूर है, वो भी अपने आप में एक शॉपिंग और रिटेल एक्सपीरियंस दे रहा है। तो वो भी एक नया कंज़म्पशन सेंटर बन के उभर के आ रहा है। एयरपोर्ट के आस-पास एरो सिटीज़ बन रहे हैं बड़े शहर में, तो वहाँ वहाँ का भी लैंडस्केप चेंज हो रहा है। तो आपको इसको थोड़ा डिफरेंट वे में खेलना पड़ेगा। लग्ज़री कंज़म्पशंस को आप शायद ब्रिक एंड मॉर्टर से खेलिए, और जो बेसिक कंज़म्पशन है उससे आपको क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स से ही खेलना पड़ेगा। ओके, चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इन सब टॉपिक्स पर बातचीत करने के लिए। अब